हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले क्वांटिटी सर्वेइंग एंड एवेल्युएशन यानी कि मात्रा सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन का 2 चैप्टर बचा हुआ था। 8वां और 9वां चैप्टर यानी कि 8वां चैप्टर निविदा डॉक्यूमेंट तैयार करना यानी कि प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि 8वें और 9वें चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ होंगे यानी कि हम लगभग 8वें और 9वें चैप्टर से अप्रॉक्सीमेट 30 MCQ क्वेश्चन कराएंगे। दोनों चैप्टर में अप्रॉक्सीमेट लगभग 30 MCQ है, तो आज हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि खुदाई के दौरान मिले किसी भी मूल्यवान आइटम की संपत्ति होगी, किसकी होगी? ठेकेदार की, भवन के मालिक के, या फिर सरकार, या फिर इंजीनियर की। तो जो खुदाई के दौरान किसी भी मूल्यवान जो आइटम की संपत्ति होती है वो सरकार की होती है। तो पहले का सी ऑप्शन क्या होगा? सही है, सरकार की। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फाउंडेशन नहर में EW के विनिर्देशन में ड्रा आदि अधिनियम को विशिष्टता प्राप्त करें। पहला ऑप्शन दिया 30 मीटर, फिर कह रहा 1.5 मीटर, फिर 5 मीटर और 10 मीटर। तो दूसरे का बी वाला ऑप्शन सही होगा, 1.5 मीटर क्या है? सही है। तो दूसरे का बी ऑप्शन क्या है? सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि EW विनिर्देशन नहर, नाली आदि में विशिष्टता में निर्दिष्ट नेतृत्व में है। 30 मीटर है, 15 मीटर है, 50 मीटर है, फिर डी नंबर 100 मीटर है। तो तीसरे का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 मीटर क्या है? सही ऑप्शन है। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निर्माण संबंधी कार्य कराने के लिए निर्माण विभाग द्वारा विश्लेषण करके एक तैयार की जाती है, मद सूची तैयार की जाती है कि दर अनुसूची तैयार कर दी जाती है, या फिर मात्रा सूची फिर कह रहा है कि लास्ट ऑप्शन किराया अनुसूची। तो चौथे का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे दर अनुसूची। यानी कि निर्माण संबंधी कार्य कराने के लिए निर्माण विभाग द्वारा विश्लेषण करके एक दर अनुसूची तैयार की जाती है। तो चौथे का बी ऑप्शन क्या है? सही है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करके संलग्न करना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्पष्ट रूप से बात करने के लिए स्पष्ट, या फिर कार्यकारी सारांश, फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है विस्तृत परियोजना लागत, या फिर गैर खोज अनुबंधन। यानी कि 5वें का हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसे हम बोलेंगे कार्यकारी सारांश। यानी कि हो जाएगा टेंडर डॉक्यूमेंट कार्यकारी सारांश तैयार करके संलग्न करना चाहिए। अब 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि निर्माण से संबंधित विशिष्टियाँ किसी सक्षम अभियंता द्वारा तैयार की जाती है, मालिक की ओर से, ठेकेदार की ओर से, सरकार की ओर से, या इंजीनियर की ओर से। तो जो 6वें का हो जाएगा, 6वें का ए ऑप्शन मालिक की ओर से। यानी कि निर्माण से संबंधित विशिष्टियाँ किसी सक्षम अभियंता द्वारा मालिक की ओर से तैयार की जाती है। तो 6वें का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है, 6वें का ए ऑप्शन। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि 7वां नंबर देखेंगे। कह रहा है कि विशिष्टियों के कौन से प्रकार हैं? पहला ऑप्शन सामान्य विशिष्टियाँ, फिर कह रहा विस्तृत विशिष्टियाँ, फिर कह रहा संक्षिप्त विशिष्टियाँ, या फिर लास्ट ऑप्शन दोनों ए और बी। तो जो विशिष्टियों के प्रकार है वो सामान्य विशिष्टियाँ और विस्तृत विशिष्टियाँ, ये दोनों है। यानी कहने का मतलब 7 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है, 7 का डी ऑप्शन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फ्रॉग शब्द का तात्पर्य होता है वह उपकरण जिसका प्रयोग पत्थर को उठाने में किया जाता है, ईंट के ऊपर बनाया गया चिन्ह, ईंट कार्य में ऊर्ध्वाधर जोड़, या फिर ईंट की पूरी तरह से पानी में डुबोना। तो जो फ्रॉग शब्द का तात्पर्य होता है वो ईंट के ऊपर बनाया गया चिन्ह होता है। ठीक है, जो फ्रॉग होता है वो ईंट के ऊपर बनाया जाता है, जिसमें कंपनियों का प्रचार और एक दूसरे ईंट को आपस में जोड़ने के लिए बनाया जाता है। यानी कि 8वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या है? सही है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी मृदा ईंट बनाने के लिए अच्छी होती है? ऋतुत्व मृतिका, सादा मृदा, अनुद्भासित मृतिका, यानी कि लास्ट ऑप्शन है ऐसी मृतिका जो भूमि के स्तर से 1 मीटर नीचे हो। तो 9वें का हो जाएगा ए ऑप्शन, ऋतुत्व मृतिका क्या होगा? सही ऑप्शन है, 9वें का ए ऑप्शन क्या है? सही है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि चिनाई कार्य के हो जाने के बाद कम से कम कितने दिनों तक तराई की जाती है? 3 दिनों तक, 7 दिनों तक, 8 दिनों तक, या फिर 10 दिनों तक? तो चिनाई कार्य हो जाने के बाद कम से कम 10 दिनों तक तराई करनी आवश्यक होती है। तो यानी कि 10वें का डी ऑप्शन क्या है? सही है, 10वें का डी ऑप्शन क्या है? सही है। अब देखते हैं 11 नंबर। कह रहा कंकड़ का चूना अंतरछद के प्लास्टर के लिए सीमेंट व मोटी रेत का जो मोटी रेत के अनुपात लिया जाता है वो होता है 1:3, 1:6, 1:2 या 1:4। तो 11 का ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, 1:3, 1:3 सही है। अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टीप कार्य मापा जाता है
टीप कार्य नापा जाता है किस में, घन मीटर में, वर्ग मीटर में, सेंटीमीटर में या फिर नंबर में। तो जो टीप कार्य मापा जाता है वर्ग मीटर में मापा जाता है, यानी कहने का मतलब 12 का बी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में टोटल 12 MCQ क्वेश्चन थे, 12 हो गए हैं। अब हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर है मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन। मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन है लास्ट चैप्टर। तो लास्ट चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए लास्ट वाला चैप्टर शुरू करते हैं, मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन। ठीक है, तो इसमें भी अप्रॉक्सीमेट 17 क्वेश्चन दिया, तो इसको भी कर लेते हैं, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन दिया, कह रहा कि संपत्ति की मूल लागत शून्य मूल्यह्रास है, यानी कि पुस्तक मूल्य या फिर उबार मूल्य या फिर रिबेल मूल्य या फिर अप्रचलित मूल्य। यानी कि कहने का मतलब पहले का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पुस्तक मूल्य। जो संपत्ति की मूल लागत शून्य मूल्यह्रास है तो होता है पुस्तक मूल्य, यानी कि पहले का ए ऑप्शन क्या है, सही है, पुस्तक मूल्य। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भवन का मूल्यांकन निर्भर करता है इसकी संरचना और स्थायित्व पर, आकार और प्रकार पर, सामग्री की गुणवत्ता के इस्तेमाल पर या फिर उपरोक्त सभी। तो जो भवन का मूल्यांकन निर्भर करता है वो इसकी संरचना और स्थायित्व पर, आकार और प्रकार, सामग्री की गुणवत्ता, इन सभी पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब दो का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी क्या होगा, सही ऑप्शन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि संपत्ति की उम्र के साथ मूल्य में क्रमिक कटौती के रूप में जाना जाता है अवमूल्यन, पुनर्मूल्यन, मूल्यह्रास, प्रशंसा। तो तीसरे का हो जाएगा सी ऑप्शन, मूल्यह्रास क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा। यानी कि संपत्ति की उम्र के साथ मूल्य में क्रमिक कटौती के रूप में जाना जाता है, तो उसे बोलेंगे मूल्यह्रास। हाँ ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि चौथा नंबर में बिना ध्वस्त किए हुए इसके उपयोगी जीवन के अंत में इसके अनुमानित मूल्य को किस रूप में जाना जाता है, निस्तारण मूल्य, अवशिष्ट मूल्य या फिर मूल्यह्रास, या लास्ट ऑप्शन है फर्श के क्षेत्रफल का अनुपात। तो चौथे का हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, चौथे का, यानी इसे बोलेंगे निस्तारण मूल्य। क्या हो जाएगा, चौथे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निस्तारण मूल्य। ठीक है, तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खुले क्षेत्र आंगन और बालकनियों को मूल्यांकन के दौरान किस क्षेत्र का शामिल नहीं किया जाता है, कुर्सी का क्षेत्रफल, फर्श के क्षेत्रफल, निश्चित भ्रमण का क्षेत्रफल, धरातल का क्षेत्रफल। तो पाँचवें का ए ऑप्शन सही होगा, कुर्सी का क्षेत्रफल हम जो है मूल्यांकन के दौरान इसको शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले का यानी पाँचवें का पहला ऑप्शन क्या है, सही है, पाँचवें का पहला ऑप्शन सही है, कुर्सी का क्षेत्रफल। ठीक है, छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विध्वंस की गई सामग्री के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है सामग्री मूल्य, फिर दूसरा कह रहा है बचे हुए माल का मूल्य, या फिर तीसरा ऑप्शन रद्दी माल का मूल्य, लास्ट ऑप्शन है परिणामी मूल्य। तो छठवें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रद्दी माल का मूल्य। जो विध्वंस की गई सामग्री के मूल्य को हम कहते हैं उसे बोलते हैं रद्दी माल का मूल्य, यानी कि छठवें का सी ऑप्शन क्या है, सही है, रद्दी माल का मूल्य। ठीक है, तो सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक निर्माण परियोजना में न्यूनतम सकल परियोजना कीमत किस समय के संगत होती है, सामान्य समय, ध्वंस समय, सामान्य समय एवं ध्वंस समय के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो सातवें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे बोलेंगे हम सामान्य समय एवं ध्वंस समय के बीच का समय। ठीक है, तो आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि n वर्षों में आई ब्याज दर पर निक्षेप विधि एस की वार्षिक किस्त आई किस फार्मूले पर परिकलित की जाएगी। तो इसमें 4 फार्मूला दिया है, तो चारों फार्मूले में जो पहला वाला फार्मूला है आई बराबर एस आई अपन आई प्लस 1 प्लस आई के पावर n माइनस 1, यानी कि आठवें का ए ऑप्शन क्या है, सही है, आठवें का ए ऑप्शन आई बराबर एस आई अपन 1 प्लस आई के पावर होल पावर n माइनस 1, यानी कि आठवें का ए ऑप्शन क्या है, सही है। अब नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सरल रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए मूल्यह्रास डी किसके बराबर है, मूल लागत माइनस वर्षों में अवधि बटे रद्दी का मूल्य, या फिर मूल लागत माइनस रद्दी का मूल्य बटे वर्षों में अवधि, या फिर वर्षों में अवधि माइनस रद्दी का मूल्य बटे मूल लागत, या फिर रद्दी का मूल्य माइनस वर्षों में अवधि बटे मूल लागत। तो 9वें का बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, जिसे हम बोलेंगे मूल्य लागत माइनस रद्दी का मूल्य बटे वर्षों में अवधि, यानी कि 9वें का बी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि
10वां नंबर क्वेश्चन, किसी संपत्ति की आकृति अथवा डिजाइन आदि के कारण चलन समाप्त हो जाना कहलाता है, अप्रचलन कहलाता है, या फिर संकट मूल्य, या फिर कबाड़ मूल्य, या फिर मलबा मूल्य। तो 10वें का ए ऑप्शन होगा, जिसे हम बोलेंगे अप्रचलन। क्या हो जाएगा इसमें? 10वें का ए ऑप्शन सही होगा, अप्रचलन। अप्रचलन क्या है? सही है। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि किसी वस्तु के उत्पादन में उसकी लागत तथा उत्पादक का लाभांश मिलाने पर कहलाती है। पहला ऑप्शन बाजार मूल्य, फिर कह रहा मोनोपोली मूल्य, फिर कह रहा लागत मूल्य, या फिर कीमत। तो 11 का डी ऑप्शन क्या कहलाएगा? कीमत। किसी वस्तु के बाजार में उसकी लागत तथा उत्पादक का लाभांश मिलाने पर उसे हम कीमत बोलते हैं, यानी कि 11 का डी ऑप्शन क्या है? सही है। 11 का डी कीमत। एक निर्माण विद्युतीकरण की कुल अनुमानित लागत आमतौर पर रखी जाती है 1%, 2%, 8% या फिर 12%। तो 12 का सी ऑप्शन कहला, यानी कि 8%। यानी एक निर्माण विद्युतीकरण की कुल अनुमानित लागत आमतौर पर रखी जाती है कम से कम 8% होना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है जब पहला ऑप्शन संपत्ति का मालिक इसे बेचना चाहता है, दूसरा ऑप्शन नगर पालिका कर संपत्ति पर कर यानी कि संपत्ति कर्तव्य आदि तय होना हो, या फिर तीसरा ऑप्शन संपत्ति का बीमा करना हो, या फिर उपरोक्त सभी सही है। तो 13 का हो जाएगा डी ऑप्शन क्या होगा? सही है। यानी कि एक संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है जब जो है मालिक इसे बेचना चाहता है, या फिर नगर पालिका कर संपत्ति कर्तव्य तय करना हो, या फिर संपत्ति का बीमा करना हो। तो इन सभी केसेस में हम क्या करते हैं? संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। तो कहने का मतलब 13 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि संपत्ति का मूल्य जिसे खुले बाजार से किसी विशेष समय पर प्राप्त किया जाता है अगर संपत्ति बिक्री के लिए रखी जाती है को के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन बाजारी मूल्य, फिर कह रहा पुस्तक मूल्य, फिर वर्तमान मूल्य, या फिर अवशोषित मूल्य। तो इसका 14वें का ए ऑप्शन सही होगा, जिसे हम बोलेंगे बाजारी मूल्य। ठीक है, 14वें का ए ऑप्शन क्या है? बाजारी मूल्य। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि नगर पालिका कर संपत्ति के शुद्ध आय के कितने प्रतिशत पर ग्रहण किया जाता है और इसे भिन्न होता है, यानी कि 3 से 5%, 5 से 10%, 10 से 12%, 15 से 25%। तो 15 का सी ऑप्शन सही होगा, 10 से 12% सही हो जाएगा, यानी कि 10 से 12%। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक किराया आमतौर पर तय किया जाता है मूल्य का निर्माण करने का 1 से 2%, मूल्य का निर्माण करने का 2 से 5%, या फिर मूल्य का निर्माण करने का 5 से 10%, या फिर मूल्य का निर्माण करने का 10 से 25%। तो 16 का सी ऑप्शन सही होगा, मूल्य का निर्माण करने का 5 से 10%, यानी कि 16 का सी ऑप्शन क्या है? सही है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ओवरहेड व्यय है? किराया और कर, स्थापना चार्ज, कार्यालय स्टेशनरी आइटम, या फिर कार्यकर्ता मुआवजा। तो 17वें का लास्ट ऑप्शन होगा कार्यकर्ता मुआवजा, यानी कि निम्न में से कौन सा ओवरहेड व्यय है? तो कार्यकर्ता मुआवजा, यानी कि 17वें का डी ऑप्शन क्या है? सही है। 17वें का डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, कार्यकर्ता मुआवजा। ठीक है, तो डियर आज के इस वीडियो में हम क्या किए 8वें 9वें चैप्टर का यानी कि जितने MCQ क्वेश्चन हो सकते थे सारे MCQ क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो डियर हम क्या किए कि क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के टोटल 9 चैप्टर थे, तो 9 चैप्टर से जितने भी MCQ क्वेश्चन हो सकते थे सारे MCQ क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है डियर, अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।